Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials। फ्रेंड्स, आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत नज़दीक है और बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो SK हेल्पिंग हैंड आपकी मदद के लिए ही है। आज हम देखेंगे कक्षा 5 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, उसमें हम अगला पेपर देखते हैं। तो आज का जो प्रश्न पत्र है वो है पर्यावरण अध्ययन, 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र है और जो अधिकतम अंक हैं वो 80 हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, आपका न्यू टाइप प्रश्न रहेगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग के आधार पर नीचे दिए गए चित्र को देखकर आपको बताना है कि पत्थर चट्टे के किस भाग से अंकुरण निकल रहा है। तो अंकुरण का होता है अर्थात नया जो पौधा है वो पनप रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पत्ती है और पत्ती से ही नया पौधा जो है निकल रहा है। तो आप लीफ जो ए उसमें पत्ती लिखा हुआ है, अ को आप निशान लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ती। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह दृश्य है आगजनी का, सूखे का, बांध जल भराव क्षेत्र का, भूकंप का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कार जो है पानी में फंसी हुई है, तो यह सूखा तो बिल्कुल नहीं है, भूकंप भी नहीं है, आग भी नहीं लगी। तो यहाँ पे क्या है, ये वाटर फिलिंग कैपेसिटी एरिया ऑफ डैम्स, बांध जल भराव क्षेत्र का। तो इसका जो उत्तर है वो है ब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए जलीय जंतु और पौधों के चित्र को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको यहाँ पे ये चित्र दिया है, आप देख सकते हैं चित्र में 3 जानवर हैं और कमल का फूल दिया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, विच एनिमल्स आर सीन इन द फिगर गिवन बिलो। कौन से जंतु दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से जंतु हैं। मछली है, मगरमच्छ है, कछुआ है। तो आपको सिर्फ जंतु बताने हैं, ठीक है, सभी नहीं बताने हैं। तो यहाँ पे वैसे ये कमल का फूल भी है, लेकिन आपको केवल एनिमल्स जंतु ही पूछे गए हैं, तो आपको 3 के ही नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, इन द फिगर गिवन अबव विच एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। तो सिर्फ पानी में रहने वाला जीव इन तीनों में से कौन सा है। अब देखिए मगरमच्छ ज़मीन पे भी रहता है, कछुआ भी रहता है, सिर्फ पानी में मछली ही रहती है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, मछली। इस यहाँ पे आप मछली लिख देंगे, मछली, फिश। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आपको फिश लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मछली की कोई एक विशेषता लिखिए जिसके कारण वह तैर पाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे का उत्तर, मछली अपने पंख एवं पूंछ के सहारे तैरती है, वह एस आकार में तैरती है। तो मछली की जो पंख और पूंछ हैं वह उसे तैरने में सहायता करते हैं और वह किस आकार में, एस आकार में तैरती हुई आगे बढ़ती जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, दिए गए राजस्थान के मानचित्र में चुरू जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम आपको बताने हैं। तो पड़ोसी जिले वे होते हैं जिनकी सीमाएं एक दूसरे से टच करती हैं, छूती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चुरू है, तो इसके आसपास के एरिया में आप हनुमानगढ़ लिख सकते हो। श्री गंगानगर नहीं होगा क्योंकि देखो गंगानगर इसको छू नहीं रहा, तो ये नहीं लिखेंगे हम वापस देखते हैं इसको। आप ले लेंगे यहाँ पे हनुमानगढ़, बीकानेर और झुंझुनू। हमने ये 3 जो मुख्य ज़िले हैं वो इसकी सीमा ज़्यादा इसकी छू रही है। वैसे नागौर और सीकर की भी छू रही है, तो ये भी ले सकते हैं, परंतु जो ज़्यादा है वह हनुमानगढ़ और बीकानेर और यहाँ हमने ले लिया झुंझुनू। तो झुंझुनू की सीमाएं इसको छू रही हैं, तो आप ये 3 नाम वहाँ पे अपनी कॉपी में लिख देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहेंगे, यह आपका 5वां प्रश्न है। छठा देख लेते हैं, इग्लू किसे कहते हैं। फिर छठे में 2 भाग हैं, बाढ़ से लोगों को होने वाले कोई 2 नुकसान लिखिए। 7वां है, संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार पक्ष में आपको 3 वाक्य लिखने हैं। तो पक्ष में लिखने हैं और 3 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए इनका उत्तर हम देखते हैं तीनों का। जीजाबाई के जीवन से हम देश रक्षा हेतु बड़े से बड़ा खतरा उठाना,
स्वाभिमान और दृढ़ निश्चितता सीखते हैं। यहाँ पे ये दृढ़ आप ठीक कर लीजिएगा, दृढ़ निश्चितता हम सीखते हैं। तो 3 जो आपको चीज़ें बतानी है, बड़े से बड़ा खतरा उठाना, स्वाभिमान और दृढ़ निश्चितता, यह हम सीखते हैं। अगला प्रश्न था, इग्लू किसे कहते हैं? बर्फ़ से बने मकान को इग्लू कहते हैं। यहाँ पे आप यह भी जोड़ सकते हैं कि यह बर्फीले स्थान में पाया जाता है। इग्लू क्या होता है? बर्फ़ से बना हुआ जो मकान होता है वो इग्लू होता है। इस तरीके से ये गोल बना हुआ रहता है, बर्फ़ का ही बना होता है। बाढ़ से होने वाले नुकसान आपको बताने हैं। बाढ़ से लोगों के घर में पानी अंदर तक आ जाता है, जिससे उनके खाने पीने का सामान, फर्नीचर, कपड़ों जैसी सामग्री तेज बहाव में बह जाती है अथवा ख़राब हो जाती है, आप लिख सकते हैं। कुछ कच्चे मकानों की दीवारें टूट जाती हैं, दीवारों में सीलन आ जाती है। बाढ़ के बाद अनेक तरह की बीमारियां भी फैल जाती हैं। अगला प्रश्न लेंगे, 7वां, संयुक्त परिवार के आपको लाभ बताने हैं, पक्ष में बोलना है। तो पहला है बच्चों में अच्छे संस्कार संयुक्त परिवार के बच्चों में रहते हैं। फिर दूसरा है परिवार में अनुशासन तथा नियंत्रण, जो सभी सदस्य हैं उनमें अनुशासन और नियंत्रण, जिसे कि डिसिप्लिन कहा जाता है, वो रहता है। आपसी समायोजन, जिम्मेदारी को बांट दिया जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कृमि संक्रमण से बचाव हेतु आपको क्या करना चाहिए? तो 8वां यह प्रश्न था। कृमि संक्रमण से बचाव हेतु नियमित रूप से अपने हाथों को हम साबुन और गर्म पानी से धोएंगे। आपको कुछ उपाय बताने हैं, तो यहाँ हमने 2-3 उपाय लिखे हैं। सभी कच्चे फलों और सब्जियों को धोएं, छीलें और पकाएं। यानी कच्चे फल, सब्जी इत्यादि को धो के और छील के पका के ही हमें काम में लेना है, यदि सब्जी है तो। फर्श पर गिरने वाले किसी भी भोजन को धो लें या दोबारा गर्म करें। पीने के पानी को शुद्ध करें। पीने के पानी को शुद्ध हमें करना होगा। अगला देखते हैं, कोष्ठक में दिए गए खेलों को छांटकर इंडोर खेल अथवा आउटडोर खेल तालिका में लिखना है। तो यहाँ पे ये आपको इस तरीके से इंडोर और आउटडोर खेल की ये तालिका दी गई है। यहाँ पे आपको खेल दिए गए हैं, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और कबड्डी। तो आपको इनको बताना है कि यह कौन से खेल हैं। तो पहले हम आउटडोर खेल ले लेते हैं, जैसे कि कबड्डी जो है वह आउटडोर खेल है, कबड्डी आउटडोर में लिखेंगे आप। फिर हॉकी भी आउटडोर खेल ही है। टेबल टेनिस जो है वो अंदर खेला जाता है, एक छोटी टेबल पे खेला जाता है। बैडमिंटन आप दोनों में ले सकते हैं, इंडोर भी खेला जाता है और आउटडोर भी खेला जाता है। तो आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं और आउटडोर में भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। वृक्ष संरक्षण के उपाय, हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। तो ये सबसे पहला तरीका है। यदि हमें पेड़ को बचाना है तो हमें और अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं यानी बच गए हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए पेड़ों का महत्व हमें जीवन में क्या है बताना चाहिए। वन महोत्सव जैसे आयोजन मनाए जाने चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर जागरूकता लानी चाहिए। अधिक से अधिक लोग हमारे प्रयासों में शामिल हो जाएं, ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए। अगला जो है, आपको यहाँ पे 4 वस्तुएं दी गई हैं और आपको बताना है पानी में तैरेंगी कौन सी और डूब कौन सी जाएंगी। तो पानी में तैरने वाली जो वस्तुएं वहाँ पे दी गई हैं वो है घास का तिनका और कागज़ के टुकड़े। अब पानी में डूब कौन सी जाएंगी? सिक्का और चाबी, ये जो हैं ये डूब जाएंगे। अगला है आपका प्रश्न, आपको मैच करना है रोग और उसको उसके लक्षण से। यहाँ पे एक सारणी दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोग का नाम दिया गया है और रोग के लक्षण दिए गए हैं। तो पहला है पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो। अब यहाँ पे देखिए आप लक्षण क्या दिए गए हैं। भूख कम लगना, चेहरे पर पीलापन, पेट में दर्द रहना, दिन में 4 या 5 ज़्यादा दस्त होना, पेट में मोड़ आना, जीभ और होठ सूखना, पेशाब कम आना, बुखार रहना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टी, हाथ पैर में अकड़न, बाद में पैर में लकवा हो जाना, सफ़ेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना,
आँखों और नाखून का पीला होना, उल्टा होना, उल्टियाँ होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो हैं आपको वैसे ही पता चल जाते हैं। आप देखिए आँखों और नाखून का पीला होना, मूत्र पीला आना, ये सब जो है वो पीलिया के लक्षण हैं। तो ये जो है ये 1 नंबर का उत्तर है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लकवा वगैरह आना, ये तो लकवा वगैरह किस में आ जाता है, पोलियो में आ जाता है। अकड़न होना, और फिर पोलियो में पहले बुखार आता है, यदि ध्यान नहीं दिया जाता तो फिर हाथ पैर में अकड़न के बाद लकवा भी हो जाता है। तो यह जो है 4 नंबर का उत्तर हो जाता है। फिर कृमि रोग और अतिसार। कृमि रोग में क्या होता है, भूख नहीं लगती है और चेहरे पर पीलापन रहता है, पेट में दर्द वगैरह रहता है। तो यह हो जाता है 3 नंबर। और अतिसार में 4-5 या ज़्यादा दस्त होना। अगला देखते हैं हम। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए आप किन किन पशुओं को पाला जाए और उन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे, आपको यह बताना है। तो पहले तो आपको यह बताना है कि किन किन पशुओं को हम पालेंगे और फिर हम कौन कौन से व्यवसाय उनसे हम कर सकते हैं, उनके आधार पर हम कौन से व्यवसाय कर सकते हैं। पशुपालन हेतु गाय, बकरी, भेड़, भैंस, सुअर, मुर्गी, मधुमक्खी, मछली आदि पालेंगे। तो ये देखिए हम अलग अलग जानवर ले सकते हैं, चाहे दुधारू हों, चाहे मुर्गी अंडे वगैरह मीट और के लिए मधुमक्खी है, चाहे मछली है, आदि पालेंगे। अब हम इनके आधार पर व्यवसाय क्या कर सकते हैं, इनकी सहायता से दूध तथा डेयरी व्यवसाय, अंडा तथा मीट व्यवसाय, मछली व्यवसाय, शहद व्यवसाय आदि करेंगे। तो व्यवसाय आप ध्यान रखिएगा किसके आधार पर हम कौन सा कर सकते हैं। मधुमक्खी है तो हम शहद इत्यादि का कर सकते हैं, मछली है तो मछली व्यवसाय, मीट व्यवसाय जो है वह उसमें शामिल हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको जो है विकल्प दिया गया है कि कौन सा पक्षी जो है रात में भी अच्छी तरह देख सकता है, तो वह है चमगादड़। द इसका सही उत्तर होगा। फिर जो अगला प्रश्न था वह है कि जब आप पेट्रोलियम को शुद्ध करते हैं तो आपको कौन कौन से जो है पदार्थ उसमें निकलते हैं। तो उस दौरान में पेट्रोलियम को शुद्धिकरण के समय में हमें प्राप्त होता है मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, मोम, एस्फाल्ट जैसे कि कोलतार आदि जो है कहा जाता है प्राप्त किए जाते हैं। तो वापस से देख लीजिए, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, मोम, एस्फाल्ट यानी कि कोलतार आदि प्राप्त किए जाते हैं। 14th क्वेश्चन देखेंगे 14.1। आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस बतानी है कि भोजन जो है किस तरीके से हम पचाते हैं और उसका चित्र भी हमें बताना है। तो यह हम देख लेते हैं उत्तर। पाचन क्रिया आपको बतानी है। मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है। पहले हम क्या करते हैं, मुंह में भोजन रखते हैं और उसे दांतों के द्वारा चबाते हैं। फिर यह ग्रसिका से होता हुआ, आपको ध्यान रखना है, ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, जहां से यह छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। तो आपको 4 भाग आपको ध्यान रखने हैं, 5 भाग। सबसे पहले मुंह में रखा, फिर दांतों ने इसको चबाया, ग्रसिका से होता हुआ ये आमाशय में पहुंच गया, फिर छोटी आंत में गया और बड़ी आंत में जाता है। आमाशय व आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है। यहाँ पे पचाएगा कौन, पाचक रस उस भोजन को पकाते हैं। अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होकर के मल द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस तरीके से यह जो है भोजन हम पचा लेते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न आप देख सकते हैं, हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, भोजन पचने की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न इसी का भाग है, अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता है। आपको लिखना है अचार जल्दी खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें क्या रहता है, अचार में नमक, तेल, सिरका, हम 3 चीज़ें प्रायकर अचार में डालते हैं। यदि सिरका नहीं होता है तो नमक रहता है, तेल रहता है, तेल के बिना अगर बनता है तो नमक तो अवश्य ही रहता है, सिरका वगैरह रहता है। तो ये जो 3 चीज़ हैं यह परिरक्षण का काम करती हैं, इसलिए नमक जो अचार है वह जल्दी खराब नहीं होता। अगला प्रश्न है, वर्षा जल को संग्रहित करके बताइए उसका उपयोग किस रूप में हम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वर्षा जल के उपयोग बताने हैं, हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं और उसकी प्रक्रिया का आपको चित्र भी बनाना है। तो चलिए इसका उत्तर देखेंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं अचार जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि इसमें सिरका, नमक व तेल डाला जाता है जो परिरक्षक का काम करते हैं। वर्षा जल संग्रहण के बहुत उपयोग हैं। हम किस किस में उपयोग कर सकते हैं आपको बताना था। सिंचाई में जल का उपयोग कर सकते हैं, भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में, और जल के दूसरे स्रोत यदि सूख जाते हैं तो यह जल का एक विश्वसनीय स्रोत होता है। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक जल का शुद्ध रूप मानते हैं। इस प्राकृतिक जल को जो है जल का शुद्ध रूप मानते हैं, तो यह बीमार लोगों को भी हम दे सकते हैं। बहुत सी बीमारियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। भूमिगत कमरों के साथ टैंक बनाकर गर्मियों के ताप को कम किया जा सकता है। जल की मांग पूर्ति को यह पूरा करता है। रोड पर पानी को रोकता है क्योंकि हमने उसको संग्रहित कर लिया किसी संग्रहण में, तो यह जो है उस पर सड़क पर पानी जाने से अधिक पानी के बहाव को रोके। यहाँ पे यह चित्र की सहायता से आप बता देंगे, यहाँ इसका आप नाम जरूर लिखेंगे। ये जो है बादल, बादल से क्या हुई, वर्षा हुई। और वर्षा जब हो रही है तो आपने क्या किया, यहाँ पे हमने ये पाइप वगैरह लगा करके इस जल को हमने इसके अंदर संग्रहित कर लिया। वर्षा जल यहाँ पे हम एकत्रित कर रहे हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे चला गया। जो हमारा संग्रहण, जो भी हमने बर्तन लिखा है वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, संग्राहक यहाँ पे लिख दीजिए आप, या उसको टैंक वगैरह लिख दीजिए जहाँ पे हम पानी जो है उसका बचा रहे हैं। तो यह भूमिगत भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। किसी भी तरीके से हम पानी का बचाव कर सकते हैं, जो भी हमारा स्रोत है। तो बादल से पानी बरसा, वर्षा, छत के ऊपर टपकता हुआ पानी हमने इकट्ठा कर लिया पाइप से, और यह जो है इसके अंदर जा कर के इकट्ठा हो गया। तो आप इस तरीके का जो चित्र है उसको नाम सहित आप बना देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 16वां प्रश्न, भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप डैश करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है, आपको प्रश्न सूचक शब्द पूछना है। भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप, यहाँ पे आएगा स, तो आपको स इसका उत्तर लिखना है, क्या करेंगे। शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर भी आपको अ ही लिखना है। अगला है 18वां प्रश्न, खेती के तरीकों में पुराने समय से अब तक आप परिवर्तनों को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं। आपको कोई 3 प्रश्न पूछने हैं कि पहले की जो खेती थी और अब की जो खेती है उसमें किस तरीके के अंतर जो हैं वो आए हैं। आपको यह 3 प्रश्न पूछने हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके उनके बीच का अंतर। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे। तो आपको रुकना है तो आप कौन सी लाइट देख के रुकेंगे। लाल लाइट, आप जो है रेड लाइट देख करके आप रुक जाएंगे। पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर आपदा आएगी। पानी यदि बह नहीं रहा तो क्या आएगा, भूकंप, आगजनी, तूफान नहीं आएगा, बाढ़ आएगी। तो इसका उत्तर भी आपका अ है। अगला प्रश्न देखते हैं। नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, कैसे। तो चलिए अब हम 21वें का और इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं कि खेती करने के लिए हम जो तरीके हैं उनमें अंतर जानने के लिए हम किस तरीके के प्रश्न पहला जो प्रश्न दिया है, प्राचीन खेती में जुताई कैसे की जाती थी और अब कैसे की जाती है, जो खेत जोते जाते हैं। तो हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि पहले कैसे जोतते थे और अब कैसे जोतते हैं। फिर फसल भंडारण में क्या अंतर आया है, यानी जब फसल कट जाती है तो उसको एकत्रित करने में क्या अंतर आया है। किसान के कार्यों को मशीनों ने कितना और कैसे कम कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी मशीनें प्रयोग हो रही हैं, परंतु पहले के कंपैरिजन में, तुलना में कितना और कैसे इसको कम कर दिया गया है मशीनों के द्वारा। अगला हम देखते हैं, नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, कैसे आपको बताना था। गाड़ी चालक का गाड़ी पे पूरा जो है नियंत्रण नहीं रहेगा। किसी अन्य वाहन से टक्कर हो सकती है और जान माल का नुकसान हो सकता है। यदि आपको लिखने में कठिनाई है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है। नशा करके चलाने के जुर्म में सज़ा हो सकती है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है इसके कारण। अगला जो प्रश्न था वह है कि आप अपनी गली को कैसे साफ़ रखेंगे, अपने मोहल्ले को कैसे साफ़ रखेंगे। तो नियमित सफाई कर्मचारी को लगाएंगे, कोई ऐसा कर्मचारी लगाएंगे जो वहाँ पर नियमित प्रतिदिन आता हो। घर का कचरा, बाहर कचरा निगम की कचरा गाड़ी में ही डालेंगे, या डस्टबिन है तो वहाँ डालेंगे। घर के बाहर नालियों को नियमित साफ़ करेंगे।
घर के बाहर बहुत नालियाँ होती हैं तो वो अट जाती हैं कचरे से, वो नहीं होने देना है हमें, उन्हें नियमित साफ़ करना है। ये 22वें का प्रश्न दूसरा, सेरेब्रल पाल्सी जो है क्या होती है आपको बताना है। तो सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार की बीमारी है जिसमें शरीर के सभी अंग जैसे हाथ पैर आदि ठीक रहते हैं लेकिन ठीक से काम नहीं करते। इस रोग के कारण रोगी के मस्तिष्क का शरीर के अंगों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, यानी उसके हाथ पांव ठीक होते हैं परंतु मस्तिष्क का नियंत्रण के अभाव में वह काम नहीं कर पाते हैं। 23वां जो प्रश्न था वह बछेंद्री पाल पर है कि बछेंद्री पाल किस प्रकार से प्रथम महिला बनी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो वो आपको बताना है कि ऐसा क्या हुआ कि वो प्रथम महिला बन गई। एवरेस्ट 1984 84 की चढ़ाई के दौरान भारी भूस्खलन हुआ, यानी कि जो खिसक गई नीचे से वहाँ पे पहाड़ी। बछेंद्री के सिर के पिछले हिस्से में बुरी तरह चोट लगी थी, वो भी घायल हो गई थी। सभी टीम के सदस्य भी घायल हो गए, बाकी लोग भी घायल हो गए, परंतु वे लौट आए। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो वहाँ डटी रही। अपने साहस और दृढ़ निश्चय के कारण वह 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। इस प्रकार देखिए, उसने हिम्मत नहीं हारी और चोट लगने के बावजूद वो वहाँ पर डटी रही उस विपरीत परिस्थितियों में भी, और वह पहाड़ी पर चढ़ पाई। नहीं तो वैसे उसके साथ जो है 84 जो लोग हैं वो और भी गए थे। तो इस तरीके से आपने देखा, आपके प्रश्नों के हल आप लिख लेंगे यहाँ पे, और एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक हैं। तो एग्ज़ाम्स के लिए आपको सभी को बहुत ही शुभकामनाएं। चैनल को ज़रूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन बटन को। थैंक यू।